हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 10 और सेक्शन 11 के बारे में। सेक्शन 9 तक अभी तक हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है। यहाँ तक हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सारे प्रोविजंस को समझ लिया है और आज हम सेक्शन 10 और सेक्शन 11 को अच्छे से समझने वाले हैं। इन सेक्शंस में क्या अमेंडमेंट आए हैं स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018 की वजह से, उसके अकॉर्डिंग हम अमेंडेड सेक्शन को आज देखने वाले हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। बट सेशन को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। अगर आप मुझसे जुडिशरी का लिमिटेशन एक्ट पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मेरा लिमिटेशन एक्ट 1963 का जो कोर्स है वो अनअकैडमी की प्लस पे लॉन्च हो गया है। तो अनअकैडमी प्लस पे, विच इज़ बेसिकली ए ऐप, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके आप प्लस पे मेरा ये कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ आप मुझसे लाइव पढ़ सकते हैं लिमिटेशन एक्ट 1963। इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 14 जून। तो अगर आप मेरा ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये कोड मिलती रहेगी। सो डू सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एज वेल। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे सेक्शन 10 के बारे में और सेक्शन 11 के बारे में। तो आज का डिस्कशन हम शुरू करते हैं। सेक्शन 10 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, ये सेक्शन बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि ये सेक्शन अमेंड हो चुका है और हम बेसिकली अमेंडेड सेक्शन के बारे में ही अभी यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, क्या अमेंडमेंट हुआ है इसको भी अभी हम लोग देख लेंगे। तो सेक्शन 10 बात करता है केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस of contracts enforceable. Is it clear? ठीक है, ये सेक्शन 10 में कहा गया है केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्सेबल। अब यहाँ पे अमेंडमेंट क्या आया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अमेंडमेंट बताने से पहले मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ कि दिस इज अमेंडेड बाय द स्पेसिफिक रिलीफ। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018 ने इसको अमेंड कर दिया है। इज इट क्लियर? और अमेंड करने से ये मतलब है कि नाउ दिस इज एंटायरली सब्स्टिट्यूटेड सेक्शन। ये पूरी तरीके से क्या हो गया है, एक यहाँ पे सेक्शन ही पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट हो गया है। तो ये जो एंटायरली सब्स्टिट्यूटेड सेक्शन है, हम इसी के बारे में देखो अभी यहाँ पे बात करने वाले हैं। चेंज बेसिकली क्या आया है, तो चेंज मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पहले कोर्ट को डिस्क्रिशन मिलता था सेक्शन 10 में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, अब वो कोर्ट का डिस्क्रिशन जो है वो नहीं रहा है। नाउ दिस बिकम्स मैंडेटरी। जहां पहले कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर थी ना, अब वो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं रही है। अब ये मैंडेटरी हो गया है कि कोर्ट जो है वो कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं, एक्सेप्शंस के बारे में भी बात करूंगा अभी मैं यहाँ पे, जहाँ पे कोर्ट मैंडेटरी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे देगा। ठीक है, वो कैसे जानते हैं हम, तो एक बार सेक्शन की लैंग्वेज को पूरा रीड कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, ये देखिए शैल बी। तो जहां पे पहले मे बी था, जहां पे पहले मे था, उस मे की जगह अब क्या आ गया, यहाँ पे शैल आ गया है। मतलब ये मैंडेटरी हो गया है, यहाँ पे अब कोर्ट का डिस्क्रिशन नहीं रहा है। ठीक है, सो शैल बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट। उसको एनफोर्स कौन करवाएगा, कोर्ट करवाएगा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस। बस ये यहाँ पे पॉइंट हमें याद रखने हैं, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन। अब ये प्रोविजंस कौन कौन से हैं, ये देखिए, सब सेक्शन
2, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11। मतलब यहाँ पे ये एक्सेप्शंस हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात? यानी कि यहाँ पे कोर्ट मना कर सकता है, यहाँ पे कोर्ट डिनाई कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। इज दैट क्लियर? इसके साथ साथ एक और सेक्शन में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, तो एक और सेक्शन है सेक्शन 14, और उसके साथ में एक और सेक्शन है दैट इज़ सेक्शन नंबर 16। तो हमें ये 3 सेक्शंस जो हैं वो याद रखने हैं। सेक्शन 11 के बारे में तो आज ही हम अभी डिस्कस कर लेंगे कि सेक्शन 11 में क्या लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? ये बात आप सबको समझ में आई? और देखिए लिखा हुआ क्या है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11, फिर साथ में सेक्शन 14 आ गया और सेक्शन 16 आ गया। तो ये मैंने आपको बता दिया दैट दिस इज ए एंटायरली सब्सटीट्यूटेड सेक्शन है ये पूरी तरीके से। और जहाँ पहले कोर्ट के पास, अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कोर्ट के पास पहले डिस्क्रिशन था, अब वो डिस्क्रिशन नहीं रहा है, लेकिन उस डिस्क्रिशन के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि ये सेक्शन भी सब्जेक्ट टू सेक्शन 11 का सबसेक्शन 2, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16 के साथ हमें इसको देखना होता है। अगर कोर्ट को ये लगेगा कि ये मैटर, पर्टिकुलर मैटर जो है ये सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 में फॉल करता है, तो कोर्ट रिफ्यूज़ कर सकता है। यहाँ पे कोर्ट बाउंड नहीं है। सेक्शन 14 में अगर फॉल कर रहा है, सेक्शन 14 में कवर हो रहा है तो भी कोर्ट मना कर सकता है, सेक्शन 16 में कवर हो रहा है तो भी कोर्ट मना कर सकता है। लेकिन पहले मैं आपको सेक्शन 11 के बारे में बता देता हूँ कि सेक्शन 11 में क्या लिखा हुआ है और सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 में ऐसा क्या लिखा हुआ है कि जब कोर्ट मना कर सकता है। ठीक है, तो अब सेक्शन 11 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सेक्शन 11 में जो चेंजेस आए वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, ओके। तो सेक्शन 11 देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या कहता है। सेक्शन 11 कहता है केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए contract connected with trust, connected with trust enforceable। ठीक है, ये लिखा हुआ है किसमें? ये लिखा हुआ है सेक्शन 11 में। तो इस सेक्शन 11 को समझाने के लिए मैं इस पूरे सेक्शन को देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। राइट, देखिएगा और पूरे सेक्शन को समझ लीजिएगा। तो एक मैंने लिखा सेक्शन 11 का सबसेक्शन 1 और दूसरा मैं लिख रहा हूँ सेक्शन 11 का सबसेक्शन 2। और सेक्शन 11 बेसिकली किसके बारे में बात कर रहा है? सेक्शन 11 यहाँ पे बात कर रहा है ट्रस्ट की बात कर रहा है, जिसमें कि एक ऑथर होता है, एक सेटलर होता है, एक ट्रस्टी होता है और एक बेनिफिशियरी होता है। ठीक है, सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 में अमेंडमेंट आया है, वो अमेंडमेंट क्या है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 में ये लिखा हुआ है, अगर आपके पास में बेर एक्ट है तो प्लीज़ बेर एक्ट ओपन करके इस सेक्शन को रीड कीजिएगा। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे पहले जहां मे इन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट आगे लिखा हुआ था उसको हटा दिया गया है। तो अब क्या लिखा होगा? अब लिखा होगा एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एनफोर्स्ड। ये अब लिख दिया शैल बी एनफोर्स्ड व्हेन द एक्ट एग्रीड टू बी डन इज इन द परफॉर्मेंस होली और पार्टली ऑफ ए ट्रस्ट, होली और पार्टली ऑफ ए ट्रस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि जो चेंज आया है वो चेंज क्या आया है कि अब मे नहीं रहा है, अब उसकी जगह हो चुका है शैल वर्ड अब उसकी जगह पे यूज़ किया जाएगा, मतलब डिस्क्रिशन को यहाँ भी ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, और देखिए इस सेक्शन 11 को समझने के लिए, सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 को समझने के लिए हम लोग 3 पार्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखो, एक यहाँ पे ऑथर है और एक यहाँ पे ट्रस्टी है। अगर आपने इंडियन ट्रस्ट एक्ट को पढ़ा है तो आप शायद इन टर्म्स को जानते होंगे। और एक होता है बेनिफिशियरी, जिसके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट को बनाया गया है। तो अगर ये ट्रस्टी अपनी ड्यूटीज़ को पूरा नहीं करता,
जो ड्यूटीज उसको ट्रस्ट डीड में असाइन की गई हैं, तो उस केस में आइदर ऑथर, या तो ऑथर या बेनिफिशियरी उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। किसके लिए? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए ट्रस्टी के ऊपर केस फाइल किया जा सकता है। ठीक है, और उस केस में मैंने आपको बताया यहाँ पे अब कोर्ट का डिस्क्रिशन नहीं है, क्योंकि अब ये मैंडेटरी हो गया है सेक्शन 11 में। नाउ दिस इज मैंडेटरी। इज इट क्लियर? दोबारा एक बार ज़रूर आप बैराक्ट में या जो भी आप बुक रेफर कर रहे हैं, मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप बैराक्ट में से सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 पढ़िए, जिसमें कि हम ये बताएंगे कि ट्रस्टी को जो ड्यूटीज़ असाइन की गई हैं, तो ट्रस्टी अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करे। मान लो ऑथर ने ट्रस्टी को ये कहा था कि ट्रस्टी को कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, वो सेल करनी है, वो सेल करनी है बेस्ट प्राइस में, जो भी मार्केट में प्राइस है उसके अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी को सेल करना है, और प्रॉपर्टी को सेल करके उसका जो रिटर्न आएगा उसको बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए यूज़ करना है। और अगर ट्रस्टी ऐसा नहीं करता तो उस केस में बेनिफिशियरी या ऑथर दोनों में से कोई भी उसके अगेंस्ट में केस फाइल करके उसको इस चीज़ के लिए बाउंड कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे ट्रस्टी के लिए भी ड्यूटी है कि उस प्रॉपर्टी को मार्केट वैल्यू जो है उससे कम प्राइस पे ना सेल करे, उसको लॉस में सेल ना करे, ये ट्रस्टी की ड्यूटीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड विद ट्रस्ट एनफोर्सिएबल। सो दिस इज हाउ इट इज़ एनफोर्सिएबल कि आप ट्रस्टी को बाउंड कर रहे हो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। इज दैट क्लियर? अब देखिए सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 में ये लिखा हुआ है कि अगर ट्रस्टी कोई ऐसी चीज़ कर दे, ठीक है, यहाँ पे ट्रस्टी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जो उसकी पावर के बियॉन्ड है, जो उसकी अथॉरिटी के बियॉन्ड है। ठीक है, ट्रस्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है एक्सेस ऑफ हिज पावर। इस बात को समझिएगा, एक्सेस ऑफ हिज पावर। एग्जाम्पल देकर समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, एक्सेस ऑफ हिज पावर बोल दीजिए, और बोल सकते हैं और इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब इसको कनेक्ट कीजिए सेक्शन 10 के साथ, तो उस केस में दिस कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। इसको हम स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड नहीं करवा सकते। अगर आप मुझसे पूछोगे सर ऐसा कब हो सकता है, तो एक एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल से समझ लीजिए। एग्जाम्पल क्या है सुनिए। एक ट्रस्टी है, उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो प्रॉपर्टी को लीज पे दे सकता है सिर्फ 7 ईयर्स के लिए। 7 साल से ज़्यादा टाइम के लिए वो प्रॉपर्टी को लीज पे नहीं दे सकता। ट्रस्टी क्या करता है, एक लीजी से बात करता है और लीजी के साथ एक लीज का एग्रीमेंट कर लेता है। लीज एग्रीमेंट करके 7 साल के लिए लीज दे देता है, और उसके साथ में एक कंडीशन और ऐड करवा देता है कि मैं इस लीज को रिन्यू भी कर दूंगा, 7 ईयर्स के बाद में मैं इस लीज को रिन्यू कर दूंगा। लेकिन ट्रस्टी के पास ऐसा करने की अथॉरिटी ही नहीं है, क्योंकि ट्रस्टी को जिस ट्रस्ट डीड के थ्रू अपॉइंट किया गया है, उस ट्रस्ट डीड में तो ये लिखा हुआ है कि ट्रस्टी जो है वो सिर्फ 7 ईयर्स के लिए प्रॉपर्टी को लीज पे दे सकता है। लेकिन ट्रस्टी ने फर्दर जब लीज एग्रीमेंट किया तो उसने ये कंडीशन साथ में ऐड करवा दी कि मैं तो आपकी लीज जो है 7 साल के बाद और आगे एक्सटेंड कर दूंगा। अब पॉइंट यहां पे ये है कि अगर वो लीजी यानी कि वो थर्ड पार्टी जिसने ट्रस्टी से प्रॉपर्टी को लीज पे लिया था, वो ट्रस्टी के अगेंस्ट में केस फाइल करे कि सर इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाई जाए, 7 साल के बाद भी ट्रस्टी को बोलकर इस लीज को रिन्यू करवाया जाए, तो कोर्ट बोलेगा ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो केस फाइल करेगा वो ये बोलेगा कि मैं तो सेक्शन 10 का बेनिफिट लूंगा, क्योंकि सेक्शन 10 ये बात कहता है कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हो, और ये भी बोल देगा कोर्ट को कि सर यहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिशन नहीं है, क्योंकि सेक्शन 10 ने इसे मैंडेटरी कर रखा है। तो कोर्ट बोलेगा कि सेक्शन 10 में एक बात और लिखी हुई है, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11, और आपका मैटर जो है वो सेक्शन 11 के सबसेक्शन 2 में कवर होता है। इसी वजह से, इसी रीज़न की वजह से हम आपको यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने की परमिशन जो है वो नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे आप एक्सेप्शन में कवर हो गए। इज दैट क्लियर?
तो ये जो पूरा सेक्शन 11 है ये ट्रस्ट से रिलेटेड सेक्शन है। और अगर इसको समझना है तो आप प्लीज़ समझिए एग्जैक्टली कि ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्टी का क्या रोल होता है, कौन होता है बेनिफिशियरी जिसके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट को बनाया जाता है, और कौन होता है ऑथर या सेटलर जो ट्रस्ट को क्रिएट करता है। इसके लिए आप इंडियन ट्रस्ट एक्ट देख सकते हैं, वहाँ आपको ट्रस्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इज इट क्लियर? सो आई रियली होप कि ये दो सेक्शंस आपको परफेक्टली क्लियर हो गए हैं, सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। तो जैसे मैंने आपको अब तक सारे सेक्शंस बताए हैं उसी तरीके से इन दो सेक्शंस में भी आपको कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं आप सब लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप साथ साथ में बैराक्ट भी ओपन कीजिए, बैराक्ट को भी देखिए, ताकि आपको प्रॉपर क्लियरिटी आए अबाउट ईच एंड एवरी प्रोविजन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।